हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता नायर और आज हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर में आगे के टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं वो, और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब हम लोग आगे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पार्टनरशिप डीड। हमने लास्ट लेक्चर में भी पार्टनरशिप डीड के बारे में बात की थी। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस थ्रू एन अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट क्या होता है? तो अग्रीमेंट इंक्लूड्स all the contents on which all the partners have agreed upon, and this agreement can be oral or written। ये agreement या तो oral हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, और या तो फिर written हो सकता है। तो ये oral रखना है कि written रखना है, that will be depending upon their relationship। So written agreement is called as a partnership deed। रिटर्न या फिर ओरल अग्रीमेंट होता है तो उसमें से रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो इट इज एडवाइसेबल टू हैव ए रिटन अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स अगर पार्टनर्स के बीच में हुए तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रूफ होगा, दैट इज द पार्टनरशिप डीड। तो इस पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे हम वो मिसअंडरस्टैंडिंग या तो फिर फ्यूचर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, एड्रेस और उनसे रिलेटेड अदर डिटेल्स भी इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड की शुरुआत होती है पार्टनर्स की डिटेल से। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिटेल्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस मेंशन किया जाता है। इन केस अगर फर्म की कोई हेड ऑफिस या उसके अलग से ब्रांचेस होगी तो उनका एड्रेस भी इस टॉपिक में, इस पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस। इस पॉइंट में बिजनेस का टाइप क्या है या तो फिर बिजनेस का नेचर क्या है उसके बारे में लिखा जाएगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है, या तो फिर ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है बिजनेस, या तो फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री हो सकता है। तो किस टाइप का बिजनेस है उस बारे में इस पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इस पॉइंट में पार्टनरशिप का कमेंस कब हुआ उस डेट के बारे में लिखा जाएगा। सो डेट ऑन विच द पार्टनरशिप बिजनेस कमेंस, दैट विल बी मेंशन्ड। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कैपिटल। तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करने के पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या लेके आता है उस कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। सिक्स पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है तो फर्म को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना, और अगर देना है तो कितने परसेंटेज में देना है, या तो फिर कोई पर्टिकुलर अमाउंट देना है, तो ये भी इस पॉइंट में मेंशन होगा। सेवेंथ है ड्रॉइंग्स। तो व्हाट अमाउंट कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर इज मेंशन। तो यहाँ पे कौन सा पार्टनर कितना अमाउंट विथड्रॉ कर सकता है फ्रॉम हिज बिजनेस, दैट विल बी मेंशन्ड ओवर हियर। 8 पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के परसेंटेज अमाउंट मेंशन की होती है, वैसे ही अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग करता है तो ड्रॉइंग के ऊपर भी कितने परसेंटेज में इंटरेस्ट हमें कलेक्ट करना है या तो फिर कौन सी अमाउंट में कलेक्ट करना है, दैट विल बी मेंशन्ड इन दिस पॉइंट। 9 पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दो से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में होने के कारण उसका प्रॉफिट या लॉस उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कितने प्रोपोर्शन या कितने रेशियो में ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दैट रेशियो और प्रपोर्शन विल बी मेंशन्ड इन दिस पॉइंट। 10 पॉइंट है हमारा सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर्स। यहाँ पे अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्टिव है या तो फिर मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम दे रहा है, तो इन दैट केस पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। तो किस पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट में सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन देना है, दैट विल ऑल्सो बी मेंशन्ड इन दिस पॉइंट। 11 पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। तो इस पॉइंट में अगर कोई पार्टनर फर्म को एक्स्ट्रा मनी देता है इन टर्म्स ऑफ लोन, तो इस लोन के ऊपर फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है।
सो ये रेट कौन सा रहेगा, तो वो रेट के बारे में भी इस पॉइंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुडविल। तो गुडविल भी इनटेंजिबल एसेट है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, बट मैं आपको उसका एक छोटा सा डेफिनेशन दे देती हूँ। सो गुडविल इज रेपुटेशन और द ब्रांड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मीन्स मार्केट में हमारे जैसे बिजनेस की कंपैरिजन में अगर कोई बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है या ज्यादा अच्छी तरह चल रहा है, ज्यादा उसका रिस्पेक्ट है मार्केट में, तो वो उसका ब्रांड वैल्यू बन गया और उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल की भी अलग अलग मेथड्स है कैलकुलेट करने की, जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तो पढ़ेंगे ही इन द डिटेल। बट अभी ये जानना इतना ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एडमिशन या रिटायरमेंट के केस में कौन सी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो वो मेथड के बारे में इस पॉइंट में लिखा जाएगा। उसके बाद है एडमिशन और रिटायरमेंट। तो अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में, या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिटायर होना है, तो कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे उसके लिए, उसके बारे में इस पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे कौन से सर्कमस्टेंसेस में पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन का मतलब है कि या तो पार्टनर सब मिलके बिजनेस को सेल कर देना चाहते हैं, या तो फिर वो बंद करना चाहते हैं बिजनेस। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस अप्लाई होंगे, या तो फिर कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे वो प्रोसीजर्स भी मेंशन किए होंगे। तो ये थे पॉइंट्स अबाउट दी डिसोल्यूशन अबाउट दी पार्टनरशिप डीड कंटेंट्स। तो अगर यहाँ पे अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, या तो फिर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में कोई भी पॉइंट साइलेंट है, तो उन इस केस में पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ब्रिंगिंग द कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी पार्टनर। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा उसके बारे में मेंशन तो होता ही है, बट अगर किसी पार्टनर को कितनी कैपिटल लाना है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इट इज नॉट बाइंडिंग टू ऑल द पार्टनर्स टू ब्रिंग द कैपिटल। मीन्स कैपिटल लाके बिजनेस स्टार्ट करना सारे के सारे पार्टनर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी पार्टनर्स को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर कोई प्रपोर्शन या रेशियो नहीं दिया गया है कि जिसमें प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दैट केस सारे के सारे पार्टनर्स को वो प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो फर्म उनको इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। सेम वे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, या तो फिर डीड नहीं बनाया, इन दैट केस फर्म उनके पास से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कलेक्ट नहीं कर सकती, सो इट कैन नॉट बी कलेक्टेड। फिफ्थ पॉइंट है सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन। अगर डीड के अंदर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन के बारे में मेंशन किया है कितना देना है, देन ओनली वी विल गिव टू द पार्टनर। अदरवाइज अगर डीड नहीं है या तो फिर डीड साइलेंट है इस चीज के लिए, देन इन दैट केस किसी भी पार्टनर्स को इनमें से कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। सिक्स पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उसके इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है डीड के अंदर, तो इन दैट केस पार्टनर को 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट पॉइंट है इन केस एन रीजनेबल एक्सपेंस इज इनकर्ड बाय पार्टनर फॉर द फर्म। अगर किसी केस में पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस पे किया है, तो पार्टनर हैज राइट टू रीइंबर्स द सेम फ्रॉम द फर्म। तो ये थे प्रोविजंस इन केस अगर डीड नहीं है या तो फिर डीड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड्स क्या क्या है। तो पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा पार्टनर्स होने के कारण हर एक पार्टनर का अलग अलग से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये कैपिटल अकाउंट बनाने की यहाँ पे दो मेथड्स है। फर्स्ट इज
fluctuating capital account method and second is fixed capital account method. तो ये नाम भी कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनाएंगे हम लोग, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट. एंड इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड टू अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट. तो ये दोनों अकाउंट्स को मेंशन किए कैसे किया जाता है, बनाते कैसे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं. सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हमने जैसे पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्पेसिमेन देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो पार्टनर्स लिए हैं ए और बी. तो इस तरीके से उनका अकाउंट एक ही कैपिटल अकाउंट में बनेगा और दो कॉलम्स बनेगी फॉर ईच ऑफ द पार्टनर, दैट इज ए एंड बी. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस या तो फिर क्लोजिंग बैलेंस होगा वो फ्लक्चुएटिंग होगा, मीन्स वो कांस्टेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर ट्रांजेक्शन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट, या तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डिविजिबल लॉस, ये सब अमाउंट्स भी यहाँ पे मेंशन की जाती है जो हर साल बदलती रहती है. इसके कारण इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होता रहेगा, मीन्स उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कभी भी सेम नहीं होगा. इसके कारण ये बैलेंस सेम नहीं होने के कारण इस कैपिटल अकाउंट मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बिकॉज ऑफ इट्स फ्लक्चुएटिंग बैलेंस. तो यहाँ पे बनाते कैसे है ये अकाउंट वो देख लेते हैं. अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे, जैसे ये फर्स्ट मेंशन किया है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट. और इस केस में एक्सेप्शनली डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल अकाउंट का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, बट इस मेथड के अंदर उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. तो अगर डेबिट बैलेंस है तो वी विल मेंशन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट. नाउ लेट्स कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो आएगा उसके क्रेडिट साइड पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, तो इससे पार्टनर को मिलने की वजह से उसका कैपिटल इंक्रीज होता है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड हैंस इट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर. तो इनकम होने की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए हमने दिखाया है क्रेडिट साइड पे. इसके बाद है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन या प्रॉफिट. इन सब की वजह से भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज होता है. इसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाई है. नाउ लेट्स कम ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में शुरुआत होगी अगर डेबिट बैलेंस है तो उससे. इसके बाद अगर पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग किया है तो ड्रॉइंग से कैपिटल अकाउंट हमेशा डिक्रीज होता है, तो ड्रॉइंग्स विल कम ऑन द डेबिट साइड. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो जैसे ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है तो सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी पार्टनर्स विल गिव टू द फर्म एंड हेंस इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स एंड इट्स इनकम फॉर द फर्म. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल ऑल्सो कम ऑन द डेबिट साइड. एज वेल एज अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ है तो पार्टनरशिप का जो डिविजिबल लॉस है उससे भी कैपिटल डिक्रीज होगा एंड because of that the divisible loss will also come on the debit side. इन सब ट्रांजैक्शन को ऐड और लेस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा that will be come on the opposite side. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो इन दैट केस यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस क्लोजिंग का. In this way, we will maintain the capital account of the partners under the fluctuating capital account method. तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैन बी आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे अदर ट्रांजैक्शंस जैसे कि सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, डिविजिबल प्रॉफिट, लॉस, इन सब ट्रांजैक्शन की वजह से यहाँ पे बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. नेक्स्ट इज देयर कैन बी आइदर डिविजिबल लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट. यहाँ पे दोनों चीजें नहीं हो सकती, प्रॉफिट भी और लॉस भी है, तो यहाँ पे कोई एक ही चीज होगा, आइदर डिविजिबल प्रॉफिट है या तो फिर डिविजिबल लॉस है.
And lastly, balance carried down can also be either have a debit balance or credit balance. तो सेम वे अगर ब्रॉट डाउन में ओपनिंग बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, तो सेम वे क्लोजिंग बैलेंस में भी डेबिट या तो फिर क्रेडिट, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है. तो दिस वाज दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे मैंने जैसे आपको बताया पहले ही कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा. बिकॉज ऑफ दैट इस कैपिटल अकाउंट मेथड का नाम दिया गया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम लोग बनाएंगे दो अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेथड का नाम फिक्स्ड क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल से रिलेटेड एडिशंस और विड्रॉल मेंशन होंगे. और मेजॉरिटी टाइम या जनरल केस में अगर आप देखें तो पार्टनरशिप का बिजनेस जब शुरुआत होता है तभी उसका कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद हार्डली कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है. इस वजह से इस कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स ही रहता है, मींस इट रिमेन्स अनचेंज्ड. इसकी वजह से इस काइंड ऑफ मेथड का, इस काइंड ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड. और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे करंट अकाउंट. तो जो हमने आगे फ्लक्चुएटिंग में देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ऑपोजिट साइड पे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डिविजिबल लॉस. तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट. और ये सब आइटम्स की वजह से अगर बैलेंस फ्लक्चुएट होता है तो ये फ्लक्चुएशन होगा सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में एंड कैपिटल अकाउंट विल रिमेन अनचेंज्ड. तो इस तरीके से हम दोनों मेथड्स के अंदर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एंड करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो हमने देख लिया. अभी आगे हम देखने जा रहे हैं कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है. तो एग्जैक्टली डिफरेंस तो आपको अकाउंट्स देख के ही पता चल गया होगा, बट फिर भी हम लोग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट है मीनिंग. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अनचेंज रहता है, जो हमने अभी देखा. इसके कारण ही इस मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो यहाँ पे एक ही अकाउंट हम लोग बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट. इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मोस्टली फ्लेक्सिबल रहेगा, मींस वो चेंज होता रहेगा. सेकंड है अकाउंट. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट. थर्ड पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस. तो कौन से अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट होगी वो देख लेते हैं. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो कैपिटल से रिलेटेड होंगे, और अदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग अ डिफरेंट अकाउंट दैट इज करंट अकाउंट. उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन वेदर इट इज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट और वेदर देयर आर अदर ट्रांजैक्शन, all the transaction will be recorded in the same account and that is capital account. फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज नहीं होता, इसकी वजह से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सालों साल सेम ही रहेगा. और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में उसका बैलेंस हमेशा चेंज होता रहता है, इसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमेशा चेंज होता रहेगा. नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ अकाउंट्स. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही मेंशन होते हैं एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में ही दिखेगा. और करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. इसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट भी शो हो सकता है या तो फिर क्रेडिट भी शो हो सकता है. सिक्स पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट.
तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट ही रहता है, इसके कारण कैपिटल अकाउंट विल शो इन लायबिलिटी साइड एंड करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट है तो आएगा असेट साइड पे और क्रेडिट है तो आएगा लायबिलिटी साइड पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी डेबिट या तो फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, इसकी वजह से अगर डेबिट बैलेंस है तो वी विल शो इन द असेट साइड और अगर क्रेडिट बैलेंस है देन वी विल शो एट द लायबिलिटी साइड। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट मेथड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और कब बनाया जाता है? तो इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो ये अकाउंट बेसिकली हम लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में इसका लॉस या तो फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनल अकाउंट। ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में ही बनाया जाता है एंड इसीलिए इसको एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। तो एक बार उसका स्पेसिमेन हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म ए, बी एंड सी। यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे हमने 3 पार्टनर्स लिए हैं, ए, बी एंड सी। हमेशा याद रखना कि अगर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी तो उसमें हेडिंग आएगा फॉर द ईयर एंडिंग या तो फिर फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट में हमेशा हेडिंग आता है कि एज ऑन या तो फिर एज एट, बिकॉज कोई भी अकाउंट है या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो ये हमेशा पूरे के पूरे साल के लिए बनता है। दैट्स व्हाई इट्स हेडिंग कंसिस्ट फॉर द ईयर एंडिंग। और बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट, इसकी वजह से बैलेंस शीट में हमेशा आएगा एज ऑन या तो फिर एज एट अ पर्टिकुलर डेट। तो आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है। तो इसकी शुरुआत होती है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट लॉस या तो फिर नेट प्रॉफिट से। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट उसके डेबिट साइड पे होता है, तो जब वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है तो इट विल कम ऑन द अपोजिट, दैट इज क्रेडिट साइड। और इन केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो वो आएगा अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ तो नहीं होगी, इसीलिए अगर लॉस है तो आएगा डेबिट साइड पे और अगर प्रॉफिट है तो आएगा क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस फॉर द फर्म, वो आएगा डेबिट साइड पे। देन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, तो करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा डेबिट साइड पे बिकॉज अगेन इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। देन पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, तो ये सारी चीजें जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो सेम वे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, सेम वे यहाँ पे पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। इसके अलावा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी क्या है? तो रिजर्व है जो फ्यूचर में होने वाले अनएक्सपेक्टेड लॉस या फिर एक्सपेंस के सामने हमें कवर अप करता है। तो जनरल रिजर्व भी इनकेस है तो इट विल ऑल्सो कम ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। देन क्रेडिट साइड पे देखते हैं। तो क्रेडिट साइड पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड करते थे या तो फिर रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते थे। तो सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स ड्रॉइंग भी फर्म के लिए इनकम है, सो दैट इज व्हाई इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, वो इंटरेस्ट भी फर्म के लिए इनकम है एंड दैट्स व्हाई इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस के प्रपोर्शन में या रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए, बी एंड सी, उनको उनके रेशियो में या प्रपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और या तो फिर डेबिट का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, इन दैट केस द फर्म विल इनकर द डिविजिबल लॉस, और ये लॉस भी पार्टनर्स को उनके प्रपोर्शन में या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। नाम देख के तो दोनों सेम ही लगते हैं एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट फिर भी यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, तो वो हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट है मीनिंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए, बट अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमॉन्ग द पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिपेयर्ड बाय। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो जनरली सारे के सारे बिजनेस प्रिपेयर करते हैं, वेदर इट इज एन प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और अ कंपनी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट profit and loss appropriation account is generally prepared by the partnership firm. थर्ड है ओपनिंग एंट्री। तो आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग शुरुआत करते थे ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर ग्रॉस लॉस से। तो यहाँ पे ओपनिंग आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर ग्रॉस लॉस। एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने अभी स्पेसिमेन में देखा आगे कि उसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किए गए नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस से। Now let's see what items to come on the debit side or the credit side of the accounts. So profit and loss की debit side पे आपको पता ही होगा हम लोग administrative expenses, sales and distribution expenses, financial expenses, depreciation और managers commission, interest on loan of the partner, ये सारी चीजें दिखाते थे। बट यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर जो पार्टनर के रिलेटेड भले एक्सपेंस है बट इट विल कम ऑन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जनरली कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ दी पार्टनर शुड आल्सो कम ऑन दी अप्रोप्रिएशन साइड, बट नो, दिस मस्ट बी रिमाइंडेड दैट interest on loan of partner will always come in the profit and loss account, although it is an expense related to partner, but it is a loans expense, loans interest, and that is why it will come as a charge towards the profit and hence it will come in the profit and loss account. इसके सामने देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो अभी जैसे हमने स्पेसिमेन में देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आएगा interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission, etc. Now what will come on the credit side? So profit and loss account में सारी की सारी इनकम और revenues हम लोग रिकॉर्ड करते थे on the credit side, and profit and loss appropriation में आएगा interest on drawing and interest on debit balance of current account. नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट हमें क्या मिलता था? तो नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस। एंड अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट हमें जनरली मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट या तो फिर डिविजिबल लॉस, एंड डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो भी बैलेंस उसका बचता है, वेदर इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, that will not go to anywhere but it will be distributed to the partners in their capital account or their current account. सो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो आगे के टॉपिक्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।